कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद। है वो सहजन का पेड़। इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय साहित्य, खासतौर से प्रगतिशील साहित्य और हिंदी साहित्य में, संस्कृत बांग्ला साहित्य में जो सर्वोपरि नामों में से एक है, बाबा नागार्जुन, उन्होंने यहाँ पर इस सहजन के पेड़ के नीचे अपनी न जाने कितनी ही कविताएं सुनाई, जिनमें अकाल और उसके बाद जैसी कविता भी हम लोगों ने यहाँ सुनी थी। ये बात 1973 की है, जब वो बहुत छोटे थे और उनका सानिध्य मुझे भी मिला, और वो यहाँ पर फक्कड़ बाबा अपनी कविताएं सुनाते थे और हम सब लोग सुनते थे। देश भर से लोग आकर सुनते थे और ये अद्भुत घटना है। हम इस पर आगे भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नमस्कार। साहित्य मंथन के आज के इस चौथे अंक में हम सभी सुधी दर्शकों कहा जाए, पाठकों कहा जाए और अवलोकनकर्ताओं, प्रेक्षकों, जो भी हम कहें, साहित्यकार मित्रों का, सबका हम स्वागत करते हैं। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है वो साहित्य में। और हर बार की तरह इस बार भी हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वे हैं डॉक्टर कौशलेंद्र। आपके बारे में तो हम सभी जानते हैं, विज्ञ व्यक्ति हैं, खूब किताबें लिखी इन्होंने और अपनी बातों के लिए, अपनी प्रतिबद्धता के लिए, अपने ज्ञान के लिए जाने माने जाते हैं पूरे देश में। और मेरे साथ हैं अचिंत्य जी, जो कि लगातार साहित्य मंथन में संभाषक के कार्यक्रमों का न केवल उसका तकनीकी पक्ष देखते हैं बल्कि उसको पूरी तरह से एडिट भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी जो बातचीत है बहुत अच्छी होगी संभाषा की। और आज का जो विषय है वो है हिंदी में प्रगतिशील लेखन। आपको कुछ पता लग ही गया होगा, थोड़ा सा आभास हुआ होगा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करते हुए मैं पिछली श्रृंखलाओं की बात तो उतनी नहीं करूंगा जिसमें हमने प्राचीन अर्वाचीन साहित्य, साहित्य के वैज्ञानिक रचना प्रक्रिया पर बात की और नए साहित्यकारों के लेखन की किस तरह से रचना हो, कैसी प्रक्रिया, उस पर बात की। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो प्रगतिशील लेखन पर कर रहे हैं हिंदी साहित्य में। और इसे हम एक तरह से बातचीत की शुरुआत ही कहें, सहज शब्दों में मैं कह रहा हूँ। और हम देखते आ रहे हैं हिंदी साहित्य में, जो पिछले कुछ 40, 50, 60 सालों, बल्कि 100 साल कहा जाए, तब से ये चला आ रहा है कि दो तरह के लेखन की बात होती रही है। पहला तो ये जो हम कहते हैं कि रचनात्मक लेखन पारंपरिक तौर पर होता है, जिसे बोर्गोइज राइटिंग अंग्रेजी में कहा जाता है या स्पेनिश में कहा जाता है। और दूसरा जो है लेखन, जिसे प्रोग्रेसिव राइटिंग या फिर प्रगतिशील लेखन के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रगतिशील लेखन और बुर्जुआ लेखन में आप क्या मानते हैं? क्या ये लेफ्टिस्ट जो वामपंथी लेखन है वो ही प्रगतिशील लेखन है, वो, और बाकी सब बुर्जुआ लेखन है, बोर्गोइज है, या अप्रगतिशील लेखन है? आप इस फाक को कैसे बताना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा विषय है, इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूँ कि वामपंथी लेखन ही प्रगतिशील है। मैं ऐसा स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। वामपंथी लेखन हो या दक्षिणपंथी लेखन हो, हर लेखन प्रगतिशील है। अगर उसमें प्रगति नहीं है तो थम गया, कहीं किसी चीज से, एक बिंदु से चिपक गया, तो जो विराटता होती है लेखन की, उस विराटता का तो अभाव होगा उसमें। इसलिए मैं हर लेखन को प्रगतिशील लेखन मानता हूँ। प्रगतिशील लेखन भारत में कब आया और कितने समय तक रहा? 2 दशकों तक माना जाता है, 2 दशक तक रहा। क्या 2 दशक से पहले प्रगतिशीलता नहीं थी विश्व में? केवल भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में प्रगतिशीलता नहीं थी।
या उसके बाद में प्रगतिशीलता नहीं हुई? लोगों ने प्रगतिशील तरीके से चिंतन करना बंद कर दिया? या इससे पहले कभी नहीं किया, केवल इन 20 वर्षों में ही प्रगतिशील चिंतन किया है? तो ये एक एक सेक्ट को लेकर के चलना, वो मेरी समझ में नहीं आता और इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया हूँ आज तक। मैं ये मान करके चलता हूँ कि हर लेखक प्रगतिशील है। प्रगतिशीलता क्या है? जो लोग परिभाषित करते हैं कि भाषा के साथ में संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, इन सब में परिवर्तन होना चाहिए समाज के अनुरूप और शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध तो पता नहीं कब से लिखा जाता रहा है, लोग चिंतन करते रहे हैं, ऋषि मुनि लोग भी चिंतन करते रहे हैं। मैं तो ऋषि मुनि लोगों को भी प्रगतिशील मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप इस पर आपने अध्ययन किया है, इसके जो क्या कहेंगे अनुशीलन किया है कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत का जो प्राचीन वाङ्मय है, उसमें भी प्रगतिशीलता के तत्व आप देखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हैं। महाभारत में भी चश्मा अगर उतार दिया जाए, चश्मा उतार करके निष्पक्ष भाव से देखा जाए, तो श्रीमद् भागवत में, रामायण में, जहाँ भी कहीं शोषण हुआ, शोषण के विरोध में रचनाकारों ने लिखा है, महर्षियों ने लिखा है, संघर्ष की बातें की हैं उन्होंने। वो क्या है? प्रगतिशीलता नहीं है? वो भी तो प्रगतिशीलता है। यानी जहाँ कहीं शोषण के विरोध में व्यक्ति आया है, उसने चिंतन किया, मंथन किया, समाज की जो रूढ़ियाँ हैं, उनके उनके प्रतिकार के लिए उसने कुछ भी किया है, वो सब प्रगतिशीलता है और इस तरीके का हर चिंतक, लेखक, रचनाकार, नाटककार सब प्रगतिशील है, मेरी दृष्टि में। तब क्या ये माना जा सकता है डॉक्टर साहब कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली जो बात थी उस ज़माने में, चारवाक चारवाक। की बात थी। मैं समझता हूँ कि उसका एक बार आपने बातचीत में ज़िक्र किया था मनुस्मृति का, जो कि मोटे तौर पर 12,000 साल पुरानी मानी जाती है और बहुत विवादास्पद आजकल तो हम लोग कहते हैं तो सोचना पड़ता है। लेकिन क्या उसमें भी आप इस तरह के कोई तत्व देखते हैं क्या उस तरह की रचनाओं में? हर रचना अपने समय को प्रतिबिंबित करती है और रचनाकार अपने आप को, अगर वो क्रांतिकारी विचारधारा का है, बहुत सारे आक्रमणों को झेल सकता है, तब तो खुल करके लिखेगा, बात करेगा। लेकिन अगर कोई अपने बचाव के साथ में चलना चाहता है, मेरा भी बचाव हो और बात भी मैं अपनी कह दूं, बात भी अपनी लिख दूं, तो इस तरीके से लोगों ने कुछ कुछ अपना बचाव करते हुए प्रच्छन्न रूप में अपनी बात को कहा है। लेकिन प्रगतिशीलता हर युग में रही है और मैं महर्षि चारवाक को भी प्रगतिशील मानता हूँ, मनुस्मृतिकार को भी प्रगतिशील मानता हूँ। कारण उसका ये है, दंड विधान आप देखेंगे, अगर मनुस्मृति का दंड विधान अगर देखेंगे, तो वो क्या है? वो तो मार्क्सवाद से भी बहुत अच्छा दंड विधान है। उसमें हमको वहां के तत्व मिलते हैं, साम्यवाद के तत्व मिलते हैं। जो जितना बड़ा है, जो जितना अधिक उत्तरदायी है, उसका दंड उतना ही अधिक होना चाहिए। ये है मनुष्य, तो आप ये तो प्रगतिशीलता है। आप दरअसल ये कहीं न कहीं प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहूँ कि हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उनमें भी वो प्रगतिशीलता के तत्व थे। तत्पर है। और ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रच्छन्न रूप से कही गई होगी, लेकिन सीधे कहने में काफ़ी इसके लिए साहस की भी आवश्यकता है और दरअसल शोध की भी आवश्यकता है, जो शायद आप बहुत महत्वपूर्ण मानते रहे हैं अपने अध्ययन में भी और लेखन में भी। इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कभी अवसर मिला तो हम इस विषय पर ज़रूर बात करेंगे। प्राचीन वाङ्मय में प्रगतिशीलता के तत्व कितने हैं? बहुत महत्वपूर्ण और इंटेलिजेंट टॉपिक होगा ये। अब मैं आगे से बढ़ना चाहूँगा कि भारत में हमारे यहाँ, अब उस ज़माने की बात थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। तो भारत में 1936 में स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी चल रही थी वो, और उस वक़्त से फिर प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ, वहाँ से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसके पहले से ये सुगबुगाहट थी और धीरे-धीरे वो एक फॉर्म में आया। क्वेश्चन लंबा हो रहा है, लेकिन क्या हम उसे ही प्रगतिशील लेखन का इतिहास मान लें भारत में? नहीं, उतना ही कालखंड प्रगतिशील लेखन का नहीं है। प्रगतिशील लेखन इससे पहले भी होता रहा है, उस काल में भी हुआ। बस केवल ये है कि उस पर एक टैग लगा दिया गया कि ये प्रगतिशील लेखन है
और मैं ये नहीं मानता कि केवल 20 वर्ष का ही वो समय रहा है, इससे पहले भी समय रहा है और आज भी समय है। आज भी लोग रचनाएं जी लिखते जी, हैं इस बिल्कुल तरीके की। बिल्कुल सही। प्रगति, अन्याय का विरोध, समाज में परिवर्तन, रूढ़ियों का विरोध, ये तो आज भी हो रहा है, सदा होता रहा है। राजा राम मोहन राय ने भी किया था, जी ये तो जी, सदा से होता रहा है। तो मैं उस काल को नहीं मानता, मैं तो इसको, इसकी निरंतरता को स्वीकार करता हूँ कि ये तो निरंतर होने वाला कार्य है। एक बात और आ रही है, देखिए प्रगतिशीलता के साथ एक बात और आ रही है कि 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में जो रेनेसां हुआ था, पुनर्जागरण का काल हुआ था पूरी दुनिया में, और उससे प्रभावित होकर एक राष्ट्रवाद शब्द आया था, नेशनलिज्म, और बाद में जिसे हम अंतरराष्ट्रीयवाद के रूप में प्रगतिशील या प्रगतिशीलता के साथ उसको जोड़ते हैं। या अंतरराष्ट्रीयतावाद जो है वो प्रगतिशीलता है, राष्ट्रवाद एक सीमित। आपने तो बहुत अध्ययन किया रविन्द्रनाथ ठाकुर का भी, और हर जगह ये बात आती है। तो क्या ये हमारे जो भारतीय जो साहित्यकार थे उनके लिए विचारणा के केंद्र बने क्या ये जो प्लेटोज हैं, ये जो कहना चाहिए पॉइंट्स हैं? अ, विचारणा के बिंदु हमारे यहाँ बहुत पहले से थे, ये ऐसा नहीं है। बहुत पहले से ये विचारणा के केंद्र रहे हैं। राष्ट्रवाद जैसा कोई शब्द या उस तरीके की एक विचारधारा, ये तो पश्चिम से आहूत है। हमारे यहाँ तो उससे भी विराट स्वरूप था। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? जी जी, वो तो विश्ववाद हो गया, राष्ट्रवाद से भी आगे बढ़ करके हो गया। राष्ट्र, ये श्रीमद् भागवत को आप देखेंगे तो उसमें राष्ट्रवाद के कई जगह पर बिंदु मिलते हैं, चर्चाओं में, आपसी चर्चाओं में। उनकी चिंताओं से प्रकट होता है कि ये अपने राष्ट्र के लिए चिंतित हैं। भले ही राष्ट्रवाद जैसा कोई शब्द नहीं आया, जैसे धर्म को लेकर के हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म है ही नहीं, जी सनातन धर्म जैसा कोई धर्म है ही नहीं, धर्म धर्म का कोई नाम ही नहीं है, जी जी, धर्म केवल धर्म है। जी जी, अब उस पर अगर आप कोई टैग लगाना चाहें तो ये फिर वो संकुचित हो गया, उस चीज को संकुचित कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी एक विचारधारा पर टैग लगाने की आवश्यकता है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा जी कि आप भाजपा से संबंधित हैं तो महात्मा गांधी आपके नहीं हैं, आप फला सेक्ट से संबंधित हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर आपके नहीं, वो सिर्फ मेरे हैं। तो महापुरुषों को, उनके विचारों को, उनके कृत्यों को, उनकी रचनाओं को केवल एक सेक्ट तक सीमित कर देना, ये बहुत बड़ा समाज के साथ में, राजनीति के साथ में, विचारधारा के साथ में अन्याय मान करके करता हूं। ये सबके हैं, ये जो महान व्यक्ति हैं वो सिर्फ भारत के नहीं, वो पूरे विश्व के लोग हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के महापुरुष हैं या बड़े लेखक हैं, रचनाकार हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं, बिल्कुल, वे सब सार्वजनीन हैं, सबके लिए हैं, सबके लिए। और चाहे वो कोई भी हो। यानी कहीं न कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की थी, या मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स की जो बात हम कहते हैं, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की, वो है थ्योरेटिकली सही, लेकिन उससे हम टैग करके प्रगतिशीलता को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। मार्क्स ने अपनी तत्कालीन परिस्थितियों में जो चिंतन किया वो बहुत आवश्यक था, उसका क्रियान्वयन बहुत आवश्यक था। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है। भाई कृष्ण थे, युद्ध को रोकना चाहा, युद्ध नहीं रुका, युद्ध हुआ या नहीं हुआ? फ्रांस की रक्त क्रांति हुई, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हुई, क्योंकि तत्कालीन स्थितियां थी इस तरीके से, ये समाज का प्रवाह था। तो इस तरीके से जो स्पॉन्टेनियस चीजें चलती हैं उनमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है किसी को, क्योंकि ये समाज की धारा है, ये समाज चलता है इसी तरीके से। आपत्ति तब होती है जब उस चीज को चिपका दिया जाता है, उस घटना को आप किसी एक वाद से चिपका दें और उसकी पुनरावृत्ति की बात करें कि इसके बिना तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बंदूक की गोली से ही न्याय निकलेगा। वो चीज गलत है। मैं वाद का विरोध करता हूं, वाद से किसी चीज को चिपकाया नहीं जा सकता, प्रवाह होने दीजिए। यानी कुल मिला के हमारी चर्चा का, ये तो बहुत विशद चर्चा हो सकती है हर विषय पर, हर बिंदु पर, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सम अप करेंगे। हम ये कह सकते हैं आपकी चर्चा से कि हमें बहुत सारे और सूत्र मिल रहे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, और विचार और विचारधारा को हमें थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करने की जरूरत होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। और प्रगति और प्रगतिवाद, इन दोनों पर रुक कर, थम कर या चिपक कर रहने की अपेक्षा, उसे जो वास्तव में उसका मीनिंग है, मतलब है,
प्रवाहमय होना, स्पॉन्टेनियस होना, उस पर आपका जोर है। हम आगे भी चर्चा करेंगे अगर संभव हुआ तो, और इस विषय को और मैं भी इसमें जी, एक बिंदु और जोड़ना जी, चाहूंगा। आपने एक शब्द का उल्लेख किया था, प्रगतिशील लेखन और अप्रगतिशील लेखन। जी, उस पर मैं कुछ बोलना चाह रहा था, जी, उसमें विषयांतर हो गया। मैं अप्रगतिशील लेखन को भी मानता हूं। मैंने देखिए, यहां पर हो सकता है मेरी बात में विरोधाभास लगे। मैं कह रहा हूं कि हर लेखक, हर रचनाकार प्रगतिशील होता है, लेकिन कुछ अप्रगतिशील लोग भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? उनको मैं भाड़ बोलता हूं। जो चाटुकार हैं, सत्ता के चाटुकार, वो साहित्य की रचना नहीं करते, वो चाटुकारिता करते हैं। केवल उतना ही साहित्य का जो सेक्ट है वो अप्रगतिशील है, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है सब प्रगतिशील। कहने का अर्थ ये है कि आज की चर्चा संक्षेप में हो रही है, लेकिन आपने और हमारी चर्चा ने बहुत विस्तार दे दिया उस बिंदुओं को सोचने के लिए, विचारणा के लिए। और यद्यपि इस पर बहस भी हो सकती है, विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे, उसका स्वागत करेंगे और इस पर और भी आगे चल के हम बातें करना चाहेंगे। अभी फिलहाल अल्प विराम, आगे हम चलेंगे इस पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशलेंद्र और अचिंत्य जी, जो कि कैमरे के पीछे हैं।